I hope I'm audible to everybody. And first of all, big thank you to UPSC Live for having me on the session. बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया और आज मैं होप करता हूँ कि इस सेशन के थ्रू आपको कुछ दे सकूँ और वैसे भी प्रीलिम्स काफ़ी पास आ गया है. प्रीलिम्स इज़ वेरी क्लोज नाउ एंड 16 जून इज़ नॉट दैट फार अवे. तो ऐसी कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड डिस्कशन भी करेंगे और काफ़ी एक आपको इससे कुछ मिले ताकि आप इसे इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी. सो आई ट्राई टू गिव यू समथिंग ऑफ वैल्यू टुडे. तो आई एम गोइंग टू बी टेकिंग क्वेश्चंस ऑल्सो बिकॉज द फॉर्मेट ऑफ दिस लाइव इज सच दैट यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और मैं उसको देख के आपके क्वेश्चंस को आंसर करता रहूँगा. आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस एंड सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, छोटा डाउट हो या कितना भी कॉम्प्लेक्स लगे आपको, आप पूछ लीजिए. क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम डरते हैं पूछने से डाउट से. मेरे साथ भी होता था. कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे इतने सिली लगते थे पूछने में दैट आई यूज्ड टू नेवर आस्क देम एंड देन कोई और पूछ लेता था एंड देन एवरीबडी यूज्ड टू से कि अरे यार ये तो डाउट हमें भी था. तो ऐसा आप सारे डाउट्स क्लियर करवा लीजिए. मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मिलता रहे इससे कुछ और मैं अपनी तरफ से पूरा आपको नॉलेज दूंगा. सोर्सेज, स्ट्रैटेजी, इस सब के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. तो एडजस्ट कर लेंगे. ओके. तो लेट्स टॉक अबाउट ब्रीफली व्हाट माय जर्नी वाज. तो पहले तो आई कम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र. ठीक है. एंड आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया क्योंकि मेरे डैड की जो जॉब थी, ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर. तो उसके वजह से काफ़ी ट्रांसफ़र्स हो रखे हैं. तो आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अक्रॉस द कंट्री एंड उसकी वजह से मैंने काफ़ी स्कूल्स बदले हैं. तो जबकि मेरे पेरेंट्स और मेरे फादर इसमें थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, तब भी यूपीएससी का ये जो पैशन है ये काफ़ी लेट आया है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चाइल्डहुड ड्रीम था. ये मैं इंजीनियरिंग के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना है. तो जनरली ऐसा लोगों को लगता है कि बहुत पहले से पढ़ाई शुरू कर दी जाए तो यूपीएससी में सक्सेस ज़्यादा हो सकता है. तो ये मिथ है, ये ऐसे कुछ है नहीं. बेसिकली ऐसा है कि अगर आप एक साल डेडिकेटेड मेहनत करोगे तो ये एग्ज़ाम आराम से निकल सकता है. तो जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था एंड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई मिस द प्रीलिम्स बाय 2 मार्क्स. और वो अटेम्प्ट मैंने दिया था बाय डूइंग अ फुल टाइम जॉब. 9 to 5 मेरी जॉब थी और उसके साथ मैंने पढ़ाई की है. तो दिन में 4-5 घंटे मैं निकाल लेता था एंड स्टिल मेरा 2 मार्क्स से बस प्रीलिम्स रह गया था. सो और 88 कट ऑफ था और मेरे 86 कुछ बने थे. तो उससे मुझे ये पता चला कि यार इस दिस एग्ज़ाम डज नॉट नीड वो 14-15 घंटे जो बोलते हैं, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. लाइक ये बस एक लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम में ऐसी ज़रूरत है इसकी, बट इट्स नॉट नेसेसरी. ठीक है. तो आप 1 ईयर अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे तो आराम से हो सकता है. सेकेंडली, जो एग्ज़ाम है वो है एग्ज़ाम मेंस का. लोगों को जनरली एक मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रीलिम्स इज़ द होल थिंग. तो प्रीलिम्स इज़ नॉट द होल थिंग. डेफिनेटली कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा है सी सैट पे एंड सी सैट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट. मेरे खुद इस बार 80 के अराउंड बने मार्क्स. लास्ट टाइम आई हैड इन एवरी मॉक टेस्ट आई यूज्ड टू स्कोर 120-130. तो सी सैट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट, आई अग्री विथ यू. और उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कैसे करनी है सी सैट. तो मेंस का एग्ज़ाम है एंड मेंस इज़ द बिगेस्ट पेपर. आपको मेंस फोड़ना है. प्रीलिम्स इज़ जस्ट अ क्वालिफाइंग राउंड. तो we have to give emphasis equally on all parts. So now prelims is closer, so we will speak about prelims also in depth. We'll speak about prelims also in depth. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसे ही मैंने सेकंड अटेम्प्ट अपना दिया है. मैं दिल्ली आ गया था प्रिपरेशन करने के लिए, ओल्ड राजेंद्र नगर, एंड मैंने वहाँ से पढ़ाई की अपनी पूरी. तो वहाँ से फिर धीरे धीरे आई स्टडीड. वहाँ पे पीयर ग्रुप भी अच्छा मिला. मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड. मेरे फ्लैट में बताना चाहूँगा 4 लोग रहते हैं, उनमें से एक यूपीएससी करते नहीं है, बाकी तीनों का सिलेक्शन हो चुका है इस साल. एक को आईआरएस मिलेगा और एक फॉरेस्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं. तो वो पीयर ग्रुप भी ऐसा बनता गया. तो मेरी डायरेक्शन, स्टडी को डायरेक्शन मिली. आई गॉट अ गुड डायरेक्शन एंड दैट्स हाउ आई कुड स्टडी मोर. ठीक है.
सो आई गॉट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो एस्पिरेंट्स जनरली पूछते हैं सी सैट और प्रीलिम्स के बारे में और मोटिवेशन के बारे में। तो डेफिनेटली मैंने देखे आपके कमेंट्स, उस पर भी बात करेंगे हम। तो लेट्स टेक अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू इट। तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि GS1 और सी सैट की तैयारी कैसे करें। 2025 के रोड मैप के बारे में भी बताऊंगा मैं, आई विल टेल अबाउट दिस एज वेल। तो GS, देखिए प्रीलिम्स का GS1 जो पेपर है, इट विल रिक्वायर बेस लेवल प्रिपरेशन। एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होती है स्टैंडर्ड सोर्सेज को लेके, वो अगर आपने कर ली तो उसके बाद का जो पेपर है उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा और वो इंटेलिजेंट गेस वर्क और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो जो बेस प्रिपरेशन है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर दैट आपको यू हैव टू स्टडी द बेसिक बुक्स। तो जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, आई थिंक दैट बुक इज़ इनफ। मतलब पॉलिटी के लिए बस उतनी बुक अगर अच्छे से कर ली जाए तो आपको उससे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं आगे। ये एक चीज़ है। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम भी आई थिंक इट्स इनफ, उसके ऊपर कुछ नीचे नहीं चाहिए। एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री के लिए आपकी NCERTs आती हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है कि ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। देखिए आई स्टडीड द न्यू NCERT, मैंने नई पढ़ी क्योंकि मुझे नई पढ़ने में ज़्यादा आसान लगी। ओल्ड NCERT थोड़ी मुझे डिटेल और बोरिंग लगती है। नई NCERTs में थीम वाइज है, थोड़ा कल्चर वाला एस्पेक्ट आ जाता है, तो आई थॉट मुझे वो इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने वो पढ़ ली। लोग दोनों पढ़ लेते हैं, या तो ओल्ड पढ़िए या तो न्यू पढ़िए, दोनों मत पढ़िए, ज़्यादा इतना रिसोर्सेज के कोई फ़ायदा है नहीं। एंशिएंट मिडिवल के क्वेश्चन कितने आते हैं प्रीलिम्स में आप देख लीजिए एक बार, इतना ज़्यादा कुछ उसका वेटेज है नहीं। और एंशिएंट मिडिवल मेरा हमेशा से सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट रहा है, तो मतलब मैंने सबसे कम अगर कुछ पढ़ा है तो एंशिएंट मिडिवल पढ़ा है। उसके लिए NCERT की जो थीम्स आती हैं, 3 थीम्स की बुक्स हैं मेरे हिसाब से, और वो तीनों बुक्स आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये होगा आपका ज्योग्राफी के लिए 11th की NCERT फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन स्पेसिफिक इंडियन ज्योग्राफी जो आती है, वो दोनों बुक्स NCERTs है, वो पढ़ लीजिए। जो पीपल ज्योग्राफी जो भी बोलते हैं उसे, आई डेंट थिंक इट वाज दैट गुड, वो काफ़ी बेसिक बुक लगी मुझे। और इसके साथ आप GC लियोंग पढ़ सकते हैं, जो मैंने बाद में ऐड की है GC लियोंग। बट अगर आप चाहें तो राज तनिल मैम के वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मृणाल सर के चैनल पे, तो मैंने वही पढ़ी है बुक, वही वीडियोस देखी हैं, तो उनमें से मुझे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली है। सो आई थिंक ज्योग्राफी के लिए दैट इज सफिशिएंट। कुछ लोग आजकल PMF IAS भी पढ़ते हैं, मैंने देखी है वो बुक, दैट बुक इज़ रियली गुड। उसमें ऐसा हुआ है कि NCERT प्लस ये GC लियोंग सब मिला के आपको एक सोर्स में दे दिया है। तो डेफिनेटली, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर मुझे ज्योग्राफी पहले शुरू से पढ़नी होती तो मैं PMF IAS उठा लेता, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए भी PMF IAS ही पढ़ लीजिए। कुछ लोग शंकर पढ़ते हैं पर सिलेक्टिवली पढ़नी पड़ती है, PMF इज़ गुड, यू कैन स्टडी दैट। तो एनवायरनमेंट हो गया, एंशिएंट मिडिवल। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th की जो NCERT आती है पिंक बुक, मैंने उतनी पढ़ी है। कुछ नितिन सर की बुक्स आती हैं, वो काफ़ी बड़ी होती हैं, लेकिन आप उसमें सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल है बुक्स, ठीक है। तो वो आप पढ़ लेना। और अदर देन दैट आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर की भी जो इम्पोर्टेंस कहते हैं लोग, देखिए न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होगा क्या कि व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एंड वंस यू रीड द न्यूज़पेपर, और कहीं आप मैगजीन पढ़ेंगे, इफ़ यू रीड द मैगजीन्स आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। एंड समटाइम्स इट विल हैपन दैट कि कुछ चीज़ें न्यूज़पेपर में ही आई थी और मैगजीन में नहीं आई है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आती हैं क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से डायरेक्टली, जैसे फ्लैग कोड का एक क्वेश्चन आया था, दैट आई डेंट फाइंड इन एनी मैगजीन। मैंने Ctrl+F करके सर्च की थी एग्जाम के बाद, बट वो मुझे मिली नहीं आंसर्स। तो ये है। इसके बाद जो है, आपको करंट अफेयर्स के लिए आप एक PT 365 मैगजीन आती है, वो रट लीजिए। और वो सब मैगजीन, या फिर करंट अफेयर की कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रही है तो वो करते रहिए, दैट विल हेल्प यू। बट ये बोलने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सब बुक्स अगर मैंने बोल दिए हैं तो इन पे प्रिपरेशन लेवल ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं आपको लक्ष्मीकांत उठा के बोल दूं कि आपने पढ़ी है और आपने बोला हाँ मैंने पढ़ी है, तो देन उस बुक में से अगर मैं कुछ भी आपको पूछूं तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो लेवल ऑफ प्रिपरेशन शुड बी सच कि आप कम बुक्स पढ़िए, लेकिन उनमें से अगर कुछ आ भी जाए तो ऐसा ना हो कि आप आंसर नहीं कर पा रहे, आप बाद में देख के बोल रहे हैं अरे यार दिस वॉज हियर, आई कुड नॉट आंसर इट बिकॉज आई डिड नॉट रिवाइज। सो रिविजन इज दैट मच इंपॉर्टेंट, जितनी बार रिविजन हो सकता है इन बुक्स का उतनी बार कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या कहते हैं कोचिंग कितनी हेल्पफुल थी। सो आई थिंक कोचिंग के बारे में मेरा थोड़ा मिक्स्ड ओपिनियन है। मैंने ऑनेस्टली बताऊँ तो आई जॉइन विजन IAS, मैंने विजन IAS ज्वाइन की थी, बट मैंने वो 4 महीने में कोचिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये इतना, दे वर टीचिंग सो स्लो
दैट आई वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई सिलेबस बाई द एंड ऑफ द एग्जाम। और हुआ भी ऐसे ही कि एंशियंट मिडीवल की जो क्लासेस थी वो उन्होंने एक हफ्ते पहले प्रीलिम्स की ख़त्म की थी। तो बच्चा पढ़ेगा कब और रिवाइज कब करेगा यार, मतलब इट वॉज लाइक टोटली मैनेजमेंट वॉज नॉट गुड। बट आई डिड दी इंपॉर्टेंट क्लासेस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जोग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री। ये सारी क्लासेस मैंने डेप्थ में की थी उनकी क्लासेस से, क्योंकि वो पहले पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स करा लेते हैं, तो वो अच्छी बात है। और उनके टीचर्स भी बहुत बढ़िया थे। सो अगर आपको टीचर सही लगते हैं और आपको लग रहा है कि इनकी जो कोचिंग की जो टाइमलाइन है ये आपको मिल जाएगी, मतलब प्रीलिम्स से पहले आपके पास कम से कम 3-4 महीने तो होने ही चाहिए रिविजन करने के लिए, क्योंकि आप कोचिंग के साइड बाय साइड अपना ऑप्शनल भी कर रहे होंगे। तो ये टाइम लाइन जो कोचिंग्स की होती है ये थोड़ी देख के आप ज्वाइन करिए कोचिंग, क्योंकि एक बार आपने 2.5 लाख रुपए दे दिए तो फिर उसके बाद एक बार ज्वाइन करने के बाद मुश्किल हो जाता है छोड़ना। तो आप थोड़ा सोच समझ के कोचिंग लेना। आपको अगर लग रहा है सही आपके लिए कोचिंग तो वो कर लीजिए। प्रिपरेशन इन दिल्ली, हाउ इट हेल्प मी, लाइक आई सेड, मेरे फ्लैट्स में जो है जो भी बच्चे हैं सब सिलेक्टेड हैं। तो अगर आपको अपना पीयर ग्रुप अगर आप ढूंढ पा रहे हैं सही से, इफ़ यू गेट योर गुड पीयर ग्रुप एंड योर फ्रेंड्स हु कैन हेल्प यू, देन नथिंग लाइक इट। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आपको बेस्ट गाइडेंस मिलेगी, आपको बेस्ट एडवाइस मिलेगी, बेस्ट मोटिवेशन मिलेगी। कोई पूछ रहा था मोटिवेशन कैसे मिलेगी, तो यही है, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आपको हमेशा ऐसा नहीं होगा कि खुद से ही मोटिवेशन मिलती रहेगी। कभी कभी बुरा लगता है तो फिर लक्ष्य के गाने सुन लीजिए। तो वो मैं काफ़ी पढ़ते हुए सुनता था, गाने सुनते हुए पढ़ता था कभी कभी जब बोर हो जाता है तब। तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। बट ये ऐसा मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इसे एक्साइटिंग बनाइए, शॉर्ट टर्म टारगेट्स रखिए कि मैंने एक हफ्ते में ये पढ़ा है तो संडे को इस चीज़ का टेस्ट दूंगा और इसमें मुझे 70% मार्क्स, 60% मार्क्स, आपका गोल रखिए, शॉर्ट टर्म गोल्स। इससे क्या होगा, आप इन्वॉल्व रहेंगे एंड यू विल हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एवरी वीक। तो आप ऐसे बोर नहीं हो जाएंगे कि भाई साल भर चल रहा है, प्रीलिम्स आएगा कब, एक आराम से 6-7 महीने हैं कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। टारगेटेड एक टाइम टेबल बना के अगर आप पढ़ेंगे देन इट विल बी मच हेल्पफुल एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय द प्रिपरेशन। ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट कोचिंग एंड दिल्ली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एड्रेस। इसमें यह है कि जीएस मेंस के लिए ऐसे GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें। देखिए, ऑप्शनल तो सब लोग अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। मेरा ऑप्शनल था फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, एंड उसको लेने का पर्पस यही था कि इंटरेस्ट, बस इंटरेस्ट था मेरे पास। आई हैव नो बैकग्राउंड, मेरा कोई BA नहीं है, मैं इंजीनियर हूँ VIT वेल्लोर से। तो फिलोसफी में मुझे काफ़ी इंजीनियरिंग के टाइम से इंटरेस्ट आ गया था। तो मैंने देखा भी नहीं कि कितने % लोग सिलेक्ट हो रहे हैं या कितने हाईएस्ट मार्क्स आते हैं। मैं वो चूज़ कर लेता था ऑप्शनल, जस्ट बिकॉज आई लाइक इट, इंटरेस्ट था मेरा, तो मैंने वो चूज़ कर लिया। एंड मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट से ज़्यादा जाइए। यू हैव टू चूज़ योर ऑप्शन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि अगर आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो फिर उसे छोड़ के चेंज करने में फिर आपको शायद 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप मेंस तक पहुंच गए और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेंस में क्वालिफाई नहीं हो पाए, तब तक फिर दिसंबर आ जाता है और अगला प्री होगा मई में। तो वो बीच में 6 महीने में आप नया ऑप्शन भी पढ़ेंगे, प्री की तैयारी भी करेंगे, तो ये जनरली लोग कर नहीं पाते हैं, तो वो 1 साल पूरा ड्रॉप ले लेते हैं। तो ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल से ही रैंक बनेगी। लाइक ऑप्शनल आपको फ्री टाइम में जैसे ऐसा होना चाहिए कि अगर आप GS से बोर हो गए तो आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिए जो आपका, जिसका आपका बैकग्राउंड भी हो, इंटरेस्ट भी हो। और एंड में मैं कहूँगा जाके आप फिर वो देख लीजिए, एनुअल स्टेट्स ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट आती है, उसमें हर साल कौन से ऑप्शन में कितने कैंडिडेट्स लेते हैं और कितने कैंडिडेट्स % सिलेक्ट होते हैं, तो ये सब आप देख लीजिएगा तब। ठीक है, बट प्राइमरीली ऑप्शनल आप इस पर रखिए। ऑप्शनल के बाद जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे फिलोसफी में मैंने एनलाइट IAS की टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें महेश सर थे। तो ऐसे आपको आपकी ऑप्शनल की टिपिकल पता होगा कौन से रिसोर्सेज बेस्ट हैं। जैसे PSIR के लिए शुभ्रा रंजन कहते हैं लोग बहुत अच्छी है, ऐसे मतलब यू विल फाइंड आउट दैट विथ योर सीनियर्स, आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी GS 1, 2 और 3 की बात करें तो इसका प्रीलिम से डिफरेंट नहीं प्रिपरेशन, बस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात आ जाती है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने इकोनॉमी के लिए कुछ और पढ़ा है और प्रीलिम्स के लिए और मैंने मेंस के लिए आई रेड समथिंग एल्स, ऐसा नहीं है। आई हैव रेड द सेम थिंग्स, इट्स जस्ट दैट कि प्रीलिम्स में मुझे आइडेंटिफाई करके गेस वर्क करके हटाना है और मेंस में आंसर लिखना है, बस डिफरेंस इतना ही है। वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से ही हो जाएगा
एंड इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, रिसोर्सेज प्रीलिम्स मेंस के अलग रखने ही नहीं है आपको, अननेसेसरीली अपना बर्डन नहीं बढ़ाना है। देखिए इंजीनियरिंग माइंडसेट से काम कीजिए, कम से कम रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, इससे ही काम हो जाएगा आराम से। सोर्सेज कम रखिए, प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा रखिए, उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। GS4 के लिए एथिक्स है। देखिए मैंने एथिक्स के लिए ऑनेस्टली बताऊँ तो आई हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग फॉर एथिक्स। मैंने पढ़ाई की है एथिक्स के लिए, बट नॉट ड्यूरिंग बिफोर मेंस। जब मेंस का रिजल्ट मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया था, मुझे पता चल गया था कि मुझे मेंस देना है, तो मैंने एथिक्स पहले 15 दिन में डन कर दिया था। करिश्मा नायर AIR14 है मैम, काफ़ी साल पहले शायद, उनकी एथिक्स की हैंड रिटन A4 शीट में एक एक टॉपिक के नोट्स थे, तो मैंने बस वही पढ़ लिया जो सिलेबस में दे रखा है वर्ड, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली और बस टेस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर टेस्ट में जो भी मुझे गलतियाँ बताते थे, वॉट एवर मिस्टेक्स दे यूज्ड टू टेल मी ड्यूरिंग माई टेस्ट्स, आई यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट इट। एग्जाम्पल्स गूगल पे डाल दो, सीधा सीधा मिल जाता है एग्जाम्पल्स इन एथिक्स, वही लिख देना है वहाँ पे, ठीक है। कुछ अंदर से एथिकल फीलिंग्स पेपर में लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ अ पेपर, आपको टाइम मिलेगा, तो अगर आपको उस टाइम पे कुछ इनोवेटिव थॉट आ रहा है, एथिकली कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा आ रहा है, तो वो डेफिनेटली लिखना है। बट ऐसे नहीं ज़बरदस्ती सोचते हुए कि क्या लिखूँ, आपका टाइम चला जाएगा। एथिक्स पेपर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू कंप्लीट, सबसे कम टाइम मिलता है एथिक्स में, होंगी केस स्टडीज़ भी होती हैं उसमें। तो ये ये सब चीज़ें तब की है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको आंसर राइटिंग पता चल जाएगा कैसे करना है। आप टॉपर कॉपीज़ डेफिनेटली देखिएगा। मैं ये एक्सरसाइज फॉलो करता था एंड मैं रिकमेंड करूँगा, अब तो नहीं क्योंकि अभी प्रीलिम्स पास आ गया है, लेकिन जो 2025 या फिर आगे वाले अटेम्प्ट दे रहे हैं, जब भी आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फिर UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आप ऐसा कीजिए एट द एंड ऑफ द डे, दिन का आखिरी 1 घंटा जो है, उसमें टॉपर का कॉपी लेनी है आपको, टेस्ट सीरीज़ की, क्वेश्चन लिखना है और आप आंसर 7.5 मिनट में लिखिए, 10 मार्कर। आपका आंसर लिखने के बाद उसका आंसर देखिए उस टॉपर ने कैसे लिखा है, आप समझ जाएंगे डिफरेंस, क्योंकि जो उसने लिखा है भाई उससे मार्क्स आए हैं, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू मार्क्स, और आपने जो लिखा है आपको उस तरीके से अडेप्ट करना है। मस्त उनके एग्जाम्पल्स पॉइंट सब उठा लीजिए और अपने इसमें डाल दीजिए और लिख लीजिए अपना आंसर। ऐसे आप करते रहेंगे ना जब, तो मैंने लगता है मुझे 3-4 टॉपर की कॉपीज़ के साथ किया है 6-7 महीने के पीरियड में, और मैंने जितने टेस्ट उन्होंने लिखे हैं, मान लीजिए मैंने उतने ही टेस्ट लिखे हैं और अपने टेस्ट तो अलग से लिखे हैं, तो मतलब उनका नॉलेज मैंने यूज़ किया है अपने आंसर्स में, जो मुझे फीडबैक आता था वो भी मैंने यूज़ किया है, और ऐसे कर करके एक स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग आ जाती है। तो मैंने GS2 GS4 के लिए स्पेसिफिकली किया था, तो उसमें ही मेरे मार्क्स ज़्यादा हाई रहे हैं इस बार, मतलब मैंने नोटिस किया डिफरेंस। GS2 में मेरे 122 आए हैं और GS4 में मेरे आए हैं 124, तो ये काफ़ी हाई साइड पर रहे मार्क्स मेरे इसकी वजह से। तो इससे हो जाएगा आपका काम GS मेंस की प्रिपरेशन, ठीक है। ऑप्शन सिलेक्ट कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है, इंटरेस्ट से कीजिए आप। ऐसे GS ऑप्शन स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। स्ट्रेटजी तो मैंने ये बता दी है, दिस इज द स्ट्रेटजी, यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेन सॉरी, एंड प्रीलिम्स विल कम एज अ पार्ट ऑफ इट। प्रीलिम्स में यू हैव टू कीप एन आई ऑन ऑब्जेक्टिव थिंग्स, फैक्ट्स, डेटा, नॉलेज। डेटा फैक्ट्स जो आप यहाँ पे रटेंगे वही मेंस में आपके एग्जाम्पल्स में जाएंगे भाई, क्योंकि मेंस में आंसर लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लिख दिया, एग्जाम्पल के साथ डेटा फैक्ट्स तो उसको सब्सटैंशिएट नहीं किया, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं रही है, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे लग रहा है आपने अपना ओपिनियन दिया है। जब आप उसको लिखेंगे कि भाई इंडिया की GDP इज़ हाई, तो ये आपका ओपिनियन है। इंडिया की GDP इज़ हाई फॉर एग्जाम्पल नहीं, डेटा बाय NSO और RBI, इट्स इक्वल टू $3.8 ट्रिलियन, दैट गिव्स वैल्यू। इससे पता चलता है कि भाई ये पढ़ के आंसर लिख रहा है। तो ये चीज़ें आप टेस्ट टॉपर कॉपी से भी उठाएंगे, आप प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की मैगजीन जो पढ़ेंगे यहाँ से भी ये सब डेटा फैक्ट उठाएंगे। एक शीट मेंटेन कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमिक्स के लिए ये सब डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का इतना डेटा है, NSO का, PLFS लेबर फोर्स का सर्वे का जो डेटा है वो इतना है। ऐसे करके आपका आंसर भी बनेगा, और एकदम कोशिश रहनी चाहिए कि भाई आंसर लिखते हुए ज़बरदस्ती मुझे डेटा डालना है इसमें, इससे ही मार्क्स आता है GS3 में। तो ये एक आपको ट्राई करना पड़ेगा दैट यू गेट दीज थिंग्स इनटू योर आंसर राइटिंग एंड ट्राई टू मेक इट मोर सब्सटैंशिएटेड, एंड इट हैज़ टू बी वेरी इट हैज़ टू लुक लाइक अ पेपर ऑफ समबडी हु हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स इन डेप्थ। तो ये होगा। सोर्सेज तो वही है यार, मैंने जो इकोनॉमिक्स के लिए बताया था, जो GS3 GS2 पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वेक्टर, मेंस के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, GS1 2 3 4 का यही है सोर्सेज, ठीक है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। Is there enough time for CSE 25 preparation if starting now as a beginner? Definitely there is enough, more than enough time. There is time ही time है, मतलब अभी तो peak preparation time चल रहा है now you like, but ये बोलने के बाद भी बताऊंगा कि people have started from Feb, but it's fine, it does not make that much of a difference। आज ही शुरू कीजिए, don't wait for anybody।
I hope this video will help you so that you'll get started quickly. But the thing about starting preparation is कि don't wait, just get into it. Lakshmikant for Polity is a book that you will have to study no matter who you are. तो भाई लक्ष्मीकांत उठाओ और पढ़ने लग जाओ. You will discover your this thing कि पढ़ना कैसे है, चेंज क्या करना है, या ऑन द वे आप सीख जाओगे. पर बुक लिस्ट बनाने में, दिल्ली आना है कि नहीं आना, ये सब सोचने में भाई टाइम वेस्ट मत कीजिए. आप शुरू हो जाइए पढ़ाई जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है.